दोस्तों पिछले 18 महीनों में मार्केट करेक्शन में है। मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में कई जगह पे आपको 30 से 40% तक गिरावट देखने को मिली है। इवन किसी स्टॉक्स में, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में 40-50% तक की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या मार्केट जो है वो बॉटम पे आ चुका है? क्या फाइनली मार्केट जो है वो बॉटम बना चुका है या अभी और भी गिरावट बाकी है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके दिमाग में आता है, अगर आपके पास कैश है तो अभी आप इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कुछ टाइम के लिए वेट करना चाहिए। आज मैं आपको एक करंट मार्केट सिचुएशन का एक ऐसा क्लियर फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि अभी इस टाइम ड्यूरेशन में क्या करना चाहिए। मार्केट में इस समय काफी पैनिक बना हुआ है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्या कारण है कि जो 18 महीने तक जो करेक्शन है वो सस्टेन कर रहा है? एक्सपेंसिव क्यों हुआ था? इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो क्यों इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ था? देखिए, दो आपको अप्रैल 2023 से सितंबर 2024 के बीच में आपको जो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी और मैसिव जो आपको रैली दिखाई दी थी, और इस रैली की जो वजह थी वो आपका जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जितने भी स्टॉक्स थे उनमें आपको मैसिव जो आपको रैली देखने को मिली थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, जो वैल्यूएशन था, जो हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन जो आप जब देखते हैं तो काफी ज्यादा ऊपर चला गया था। क्योंकि हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशन जो है वो जब ऊपर जाता है तो आपकी पीई रेशियो जो होती है वो स्ट्रेस करती है। इसके बाद जो वैल्यूएशन जो है वो हिस्टोरिकली आपको ऊपर जाता है तो इवेंचुअली आपको क्या देखने को मिलता है, कूलिंग पीरियड आती है। जब वैल्यूएशन स्ट्रेच करता है, अर्निंग आपको जब दिखाई देती है तो आपका कूलिंग ऑफ पीरियड आता है। लगभग 18 महीने से जो करेक्शन हुआ है, इसमें जो काफी हद तक जो मार्केट की जो एक्सक्यूज है वो है वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशन नॉर्मलाइज किया है, नॉर्मलाइज होने की वजह से जो 18 महीने का करेक्शन की वजह से, यानी जो फ्रोथ था वो काफी हद तक आपको कम देखने को मिल रही है। चीजें निकल गई हैं, जितनी भी चीजें फ्रोथ थी वो चीजें निकल गई हैं। वैल्यूएशन धीरे धीरे कूल ऑफ हो रहा है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है कि अर्निंग जो स्लो डाउन है, इसका भी सबसे बड़ा जो रीजन था वो है अर्निंग का स्लो डाउन। एक बड़ा कारण था करेक्शन का। दूसरा सबसे वो जो बड़ा कारण था वो है अर्निंग ग्रोथ का स्लो डाउन होना। पिछले कुछ क्वार्टर से जब आप पिछला कुछ क्वार्टर्स देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज ने डिसअपॉइंट किया है, जिसके वजह से आपकी अर्निंग जो कंपनीज की है वो कम रही हैं। जब अर्निंग ग्रोथ स्लो होता है तो वैल्यूएशंस हाई होती हैं, जिस कंपनीज का अर्निंग स्लो होता है और वैल्यूएशंस हाई होता है तो मार्केट जो है वो नेचुरली उनको करेक्ट करता है। लेकिन कुछ जो बात है, कुछ जो स्टॉक्स हैं वो आपको एक्सेप्शनल दिख सकते हैं, लेकिन कुछ जो Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं, FY26 के Q3 के जो रिजल्ट आए हैं, उसमें अर्निंग में कुछ रिकवरी आपको देखने को मिली है, जो कि आप अर्निंग को देख सकते हैं पिछले कुछ क्वार्टर से रिकवर हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल फिर से धीरे-धीरे इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जब अर्निंग इंप्रूव होगी, यहाँ FY26 होगा, जब अर्निंग इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक्स होंगे वो ग्रो करेंगे और फिर से रिटर्न देंगे। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जो कि एफआईआईज की सेलिंग है, वो कैपिटल को रोटेट कर रहे हैं। इस समय में इंडिया से पैसा जो है वो काफी ज्यादा एफआईआईज निकाल रहे हैं और डिप्लॉय कहां कर रहे हैं, मूव कहां करा रहे हैं? चाइना हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहां अपने पैसे को वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसकी एक वजह और भी है, जो कि है आपको एआई बूम। एआई की वजह से मैसिव जो इन्वेस्टमेंट है वो एफआईआईज इंडिया से निकाल रहे हैं। एआई ग्रोथ इन कंट्रीज में ज्यादा उनको देखने को मिल रही है, इस वजह से वो इंडिया से अपने पैसे को निकाल रहे हैं और इंडिया इस रेस में पीछे रह गया है, जिसकी वजह से इंडियन इंडियन इक्विटी मार्केट से जो एफआईआईज हैं वो पैसा लगातार निकालते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा कारण है वैल्यूएशंस का गैप। इंडिया के मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट के कंपैरिजन में, मुकाबले में आपको जो एक्सपेंसिव जो वैल्यूएशंस है वो अब धीरे धीरे कूल ऑफ हो रही है। तो इंडियन इक्विटी मार्केट में अब धीरे धीरे रीजनेबल जो है वो वैल्यूएशंस का बन रहा है। तो वैल्यूएशंस गैप जो है वो कम हो चुकी है, कम होते हुए आ रही है। लेकिन पिछले 18 महीनों में ये जो वैल्यूएशंस का गैप जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जो कि आपको काफी टाइम से देखने को मिलेगी, क्योंकि 18 महीने से करेक्शन है तो आपको जाहिर सी बात है ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि हिस्टोरिकल मीडियन वैल्यूएशंस के आसपास जो है वो करंटली
जो इंडियन इक्विटी मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है। जबकि आपका अगर आप देखेंगे कोरिया का मार्केट हो गया, साउथ कोरिया का मार्केट हो गया, ताइवान का मार्केट हो गया या फिर चाइना का जो मार्केट है वो आपकी मीडियन वैल्यूएशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो एफआईआईज़ का सिंपल जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जहाँ वो एक अच्छी ऑलरेडी उनको एक रिटर्न मिल चुका है, वहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं और इमर्जिंग मार्केट में फिर से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एफआईआईज़ की सेलिंग जो है वो कम होते हुए देखने को मिलेगी और एफवाई 26 तक एफआईआईज़ का फ्लो जो है फिर से इंडिया की तरफ आ सकता है। जब इंडिया की तरफ आएगा तो उसके बाद तो वैल्यूएशंस, क्योंकि वैल्यूएशंस कंफर्टेबल है, अर्निंग आपको धीरे-धीरे इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेगी। जो एआई का जो कंसर्न था वो भी धीरे कम हो गया है। क्योंकि इंडिया भी धीरे-धीरे इमर्ज कर रही है, एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण की वजह से सारी चीज़ें जो है वो इंडिया के फ़ेवर में है और वैल्यूएशन सबसे बड़ा जो रीज़न है, वो है उसकी वजह से अर्निंग धीरे-धीरे इम्प्रूव भी हो रही हैं। तो एफआईआईज़ का आना तय है। एफवाई 27 में एफआईआईज़ का इन्फ्लो ज़ाहिर-सी बात है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगा और मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ट्रेंड जो हो गया वो चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। अगर आपको करंट मार्केट को समझना है, अगर आपको करंट मार्केट की रियलिटी चेक करना है तो 3 जो की फैक्टर्स हैं उसको चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो था वो है वैल्यूएशंस जो है वो बैक टू नॉर्मल आ गया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके बाद आता है एआई ट्रेड। एआई ट्रेड की वजह से जो ग्लोबल मार्केट में जो एआई की बातें चल रही हैं, एआई कैपेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है वो नहीं चलती है, तो एआई भी ऐसे ही है। एआई कंपनीज़ की जब आप वैल्यूएशंस देखते हैं, कई जगह पे आपकी जो वैल्यूएशंस देखेंगे जब एआई कंपनीज़ का तो एक्सट्रीम लेवल पे वो उनका जो वैल्यूएशंस है वो पहुँच चुका है। और अभी तक एआई बूम जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है अर्निंग में। एआई जितनी भी एआई की कंपनीज़ हैं, उनकी जो अर्निंग है, उसकी वैल्यूएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। और वो अभी अर्निंग भी उनको शो नहीं कर रही है, तो जिसकी वजह से जब ये जो साइकिल है वो नॉर्मल होगा, तो क्या होगा, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होंगे, जब ये कंपनीज़ एआई कंपनीज़ अर्निंग नहीं दिखाएँगी, तो ग्लोबल इन्वेस्टर रिवर्स करेंगे और एआई ट्रेड कर सकते हैं और तब इंडिया जैसे पोटेंशियल ड्राइवर जो इंडिया के कंज्यूमर ड्राइवर हैं, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में अपना पैसे को वापस ला सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। वो जैसे-जैसे चीज़ें रिवर्स करेगी, इंडिया में इन्वेस्ट करना एफआईआईज़ के लिए एक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। उसके बाद आता है सबसे बड़ा जो रिस्क है वो आपको देखना है, वो है क्रूड ऑयल का रिस्क। क्रूड ऑयल का रिस्क जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, देखना आपको। यूएस हो गया, इज़राइल का जो यूएस इज़राइल का वॉर चल रहा है, ईरान को बीच में ही अपना जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो बढ़ गया है। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो होता है क्रूड ऑयल का। क्योंकि एक मेजर पार्ट जो है, जो एक मेजर ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो आपको ईरान से देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री में भी अगर आप हिस्ट्री को भी देखते हैं तो रसिया और यूक्रेन का जब वॉर जो शुरू हुआ था, आपको 2022 में इनका जो वॉर शुरू हुआ था, उस टाइम ड्यूरेशन में $80 और $110 से $80 से $110 पहुंच गया था। उस टाइम ड्यूरेशन में आपका लार्ज कैप इंडेक्स लगभग 12% से आपको डाउन देखने को मिला था और स्मॉल कैप इंडेक्स आपको लगभग 20% से डाउन देखने को मिले। तो आप तो स्टॉक्स के बारे में छोड़ ही दीजिए, स्टॉक्स कितना ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिले। उसके बाद जब आप ये करेक्शन जो है वो आपको करीब 4 महीने तक चलते हुए देखने को मिला था। अगर इस बार भी आपका जो क्रूड ऑयल है, इस बार भी अगर आपका क्रूड ऑयल जो है वो आपको 100 पार कर जाता है, तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जो है वो 10-15% का करेक्शन दिखा सकता है, जिसको आपको देखना चाहिए। तो ओवरऑल क्या है कि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है वो नॉर्मल है, फेयर वैल्यूएशंस है, एफआईआईज़ धीरे-धीरे जो है वो ईज़ कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन आपको क्रूड ऑयल को आपको वॉच करते रहना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अगर सारे फैक्टर्स को आप देखते हैं, तो ये कोई भी ट्रैप नहीं है। जब चीज़ें अच्छी चल रही होती हैं और चीज़ें पॉजिटिव मूव होती हैं, तो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको सामने दिखती है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करें। इन्वेस्टमेंट इस टाइम ड्यूरेशन में हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे जारी रखें, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी इस टाइम ड्यूरेशन में आपको देखना होगा
वॉच करते रहना होगा कि क्रूड ऑयल को आपको क्लोजली मॉनिटर करते रहना होगा कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो कैसे आपको देखने को मिलती है। अगर 100 तक पहुंचती है तो मार्केट में करेक्शन हो सकता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट को आपको 3 से 4 पार्ट में, अपने इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, उसको आप स्ट्रैटेजिकली स्प्लिट कर लो, जिससे आप धीरे-धीरे इन्वेस्ट करते रहोगे मार्केट में। आप जल्दी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको याद रखना है कि सोशल मीडिया को आप इग्नोर करो, सोशल मीडिया के चीज़ों को ज़्यादा आप फेवर मत करो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर बनाए रखो। इस मार्केट करेक्शन में आप जब दूर रखते हैं और पोर्टफोलियो को बार-बार चेक मत करते रहो। जब आप ये सारी चीज़ें को फॉलो करते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 भाग में डिवाइड कर लो। इन्वेस्टमेंट अपना जो है वो तुरंत मत करो, इसको आप फेज़ वाइज़ डिवाइड कर लो कि 2-3 मंथ में हम चीज़ों को अपने जो जितने भी मेरे पास कैश अवेलेबल है, उसको इन्वेस्ट करेंगे। और आप क्रूड ऑयल को स्ट्रैटेजिकली आप चेक करते रहो, क्लोज़ली मॉनिटर करते रहो और सोशल मीडिया को सबसे इम्पोर्टेंटली आप इग्नोर करो। डू नॉट जस्ट ऑब्जर्व लाइक लोग बहुत सारी चीज़ों को बातें करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें एक्चुअली में हो नहीं रही होती हैं। तो ये जब सारी चीज़ें कर पाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, सबकॉन्शियसली आप क्या कर रहे हो, आप स्मार्ट एक्ट कर रहे हो। ये आप उस पे तुरंत रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। जब चीज़ें आप समझ के करते हो, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो, जो स्ट्रैटेजी आपकी होती है, उसमें आप अच्छा रिटर्न निकाल पाते हो, सही टाइम में अपना इन्वेस्टमेंट को कर पाते हो, जो कि यही इम्पोर्टेंट है, आपको करेक्शन में अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना के रखना। अगर आपको करंट मार्केट सिचुएशन को समझना है, तो आप 3 पॉइंट में समझिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पिछले 18 मंथ में जो वैल्यूएशंस है, वो काफ़ी हद तक आपको कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, शॉर्ट टर्म रिस्क अभी भी क्रूड ऑयल की प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है और ज्योग्राफिकली जो टेंशन बना हुआ है, उसके ऊपर भी इम्पैक्ट अगर आपको सस्टेन करता है, तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लॉन्ग टर्म में इंडिया की जो जीडीपी का ग्रोथ है और कंजम्पशन स्टोरी है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, क्योंकि इंडिया जो है वो आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी है और पर्सनली मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि अगले 12 से 18 महीनों में जो मार्केट है वो आपको एक नया हाई लगाते हुए जरूर देखने को मिल सकता है। जब सारी चीजें जो हैं वो आपको धीरे धीरे सेटल होते हुए देखने को मिलेगी, तो मार्केट जरूर बाउंस बैक करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, जो ये करंट टेंशन चल रहा है। अगर आपके पास कैश है, तो आप इस चीज को आप सिस्टमैटिकली अपने कैश को जो है वो डिप्लॉय करने की कोशिश करें। आप जब भी आपको करेक्शन मिले, एक डीप करेक्शन मिले, अपना जो एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताइए, आप अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर अभी वेट कर रहे हो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो इस समय परेशान हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन